इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ा सवाल जो पहले दिन से बना हुआ है वो ये कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हालांकि ये सच है कि युद्ध जारी है और इस जंग का अभी तक कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। अमेरिका अपनी सेना को बेहतर बताता है, ज्यादा ताकत दिखाता है। ईरान ने स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर प्रेशर बनाया, अमेरिका ने हवाई बॉम्बार्डमेंट किया, तो ईरान ने मिसाइल नेटवर्क, हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट से जवाबी दबाव बनाए रखा। यानी मैदान जंग में कोई नॉकआउट नहीं हुआ, बल्कि ये युद्ध एक तरीके से एक ऐसा डेडलॉक बनकर, एक गतिरोध बनकर डिफेंस के रूप में रह गया, जिसमें हर कोई जानना चाहता है कि असलियत में कौन जीत रहा है। युद्ध कौन जीता कौन हारा कहना मुश्किल है, क्योंकि युद्ध में विजय के पैमाने दोनों देशों के अलग अलग थे। लेकिन अमेरिका और ईरान को नुकसान क्या क्या हुआ, इसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि किस क्षेत्र में कौन कितना भारी पड़ा। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने 3 लक्ष्य रखे थे, क्या वो पूरे हुए? रेजिम चेंज नहीं हुआ, परमाणु कार्यक्रम खत्म करना नहीं हुआ, ईरान किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता सीमित करना नहीं हुआ। अपनी लगभग पूरी ताकत झोंक लेने के बावजूद अमेरिका को काफी नुकसान हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के अनुसार जो नुकसान अमेरिका को खाड़ी देशों में हुआ वो उससे काफी ज्यादा है जो अमेरिका बता रहा है। अमेरिकी नुकसान को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है: सैन्य क्षति, आर्थिक नुकसान, कूटनीतिक और रणनीतिक नुकसान और भू राजनीतिक क्षति। सबसे पहले देखिए दुनिया की सबसे ताकतवर सेना वाले देश को इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ। अमेरिका को सबसे उन्नत मिसाइल इंटरसेप्टर्स का भारी नुकसान हुआ। इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका ने टॉमाहॉक मिसाइल्स और पेट्रियट इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया था। ईरान के खिलाफ पूरी ताकत झोंकने की वजह से यूरोप और दूसरे एशियाई क्षेत्रों में अमेरिका की तैयारी पर असर पड़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसैनिक क्षमता की कमियां उजागर हो गई। तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची। खाद और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से वैश्विक आर्थिक संकट का असर अमेरिकी हितों पर भी पड़ने लगा। युद्ध शुरू करने से पहले सहयोगियों से सलाह न लेने पर रिश्तों में तनाव रहा। सहयोगी इस बात से नाराज हो गए कि ट्रंप अपनी शुरू की हुई लड़ाई में उनसे मदद मांग रहे थे। यूरोप, एशिया और कई देशों में अमेरिकी विरोधी भावना बढ़ने लगी। युद्ध के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। ऐसे में सहयोगियों की तरफ से चीन और रूस के खिलाफ भविष्य में समर्थन जुटाना मुश्किल हो सकता है। शांति के पक्षधर और नोबेल पीस प्राइज की अभिलाषा रखने वाले ट्रंप की दुनिया में स्थिरता लाने वाली छवि को झटका लगा। ईरान ने जंग को सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था तक फैला दिया। तेल के जाल में ईरान ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को उलझा दिया। इधर ईरान ने खाड़ी देशों पर अमेरिकी बेसिस पर हमला किया। इसने उस नैरेटिव को जमींदोज कर दिया कि अमेरिका है तो सुरक्षित है। सैन्य जीत के बावजूद अमेरिका के लिए रणनीतिक मुश्किलें बढ़ा दी। So they had a navy with 159 ships, and now every ship is blown to pieces and lying at the bottom of the water. They had an air force, lots of planes, and they don't have any planes. They don't have any anti-aircraft. They don't have any radar left. Their missiles are mostly decimated. They have some. They have probably 18-19%, but not a lot by comparison to what they had. And their leaders are all dead. So I think we won. ईरान पर हुए नुकसानों को भी अलग अलग श्रेणियों में रखा जा सकता है। नेतृत्व का नुकसान, सैन्य नुकसान, परमाणु कार्यक्रम का नुकसान, प्रॉक्सी नेटवर्क का नुकसान, आर्थिक और क्षेत्रीय नुकसान।
पहले ही दिन हमले में इजराइल अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर समेत 40 बड़े नेताओं और मिलिट्री लीडर्स को खत्म कर दिया। ये युद्ध की शुरुआत थी। 250 से ज्यादा ईरानी नेताओं की मौत, ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या, लगभग पूरी वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व संरचना खत्म हो गई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के आसमानों पर नियंत्रण किया और अपनी मर्जी से बम गिराए। जो ईरान शुरू में मिसाइलों से लगातार हमला कर रहा था, उसके हमलों की रफ्तार कम हो गई। दावा किया गया कि ईरान के मिसाइल हमले 90% तक घट गए। उसके बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्चर और हथियार फैक्ट्रियां तबाह करने का अमेरिका ने दावा किया। पारंपरिक सैन्य ताकत बुरी तरह कमजोर हो गई। दावा किया कि ईरान की 90% नौसेना नष्ट कर दी गई। एयर डिफेंस सिस्टम लगभग खत्म। भविष्य में हमलों के लिए ईरान खुला हो गया। जून 2025 में बंकर बस्टर बम गिराकर अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा दिया। इस बार फिर परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। दावा किया गया कि अब ईरान कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा और उसका परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया। ये भी कहा गया कि भविष्य में इजरायली हमलों के लिए परमाणु ढांचा ज्यादा असुरक्षित हो गया है। इस युद्ध में इजराइल ईरान के साथ साथ लगातार लेबनान पर भी हमलावर रहा, जहां से हिजबुल्लाह हमला करता था। लितानी नदी पर इजराइल ने कब्जा जमाया। दूसरे प्रॉक्सी संगठन कमजोर पड़े। हालांकि जो हमले हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर किए गए, उन हमलों का असर सीमित रहा। 13,000 मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स के बाद ये सच है कि ईरान को मिसाइल और सैन्य ढांचे को दोबारा खड़ा करने में भारी खर्च आएगा। वॉर रेपरेशंस, जो नुकसान हुआ है ईरान को, उसकी भरपाई कौन करेगा? अमेरिका कहीं ना कहीं उसका जवाब दे रहा है। शायद खुद वो वॉर रेपरेशंस ना करे, लेकिन मिडल ईस्ट कंट्रीज को करना पड़ जाए। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। दोनों लोग अपने प्रपोजल्स को समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग में आए, लेकिन ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है एनरिच्ड यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। उनको वेपन्स बनाने का कोई दिलचस्पी न थी ना है। और एक फतवा सुप्रीम लीडर खamenei जिन्हें मार दिया गया था, उन्होंने एक फतवा जारी किया था ये कहते हुए कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नहीं, न्यूक्लियर पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज होना चाहिए ईरान में। दोनों देशों के जीत के अपने अपने दावे इस पूरे युद्ध के दौरान हुए, लेकिन सैन्य और टैक्टिकल स्तर पर अमेरिका इजराइल को बढ़त रही। रणनीतिक स्तर पर ईरान ने सहन करो और कीमत बढ़ाओ की रणनीति से अमेरिका को बड़ी चुनौती दी।